स्ट्रैटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट को समझने के लिए कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है, जिसमें सबसे पहले हम बात करते हैं इन्वायरमेंट की। ट्रेडिशनली अगर देखें तो लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स या बायोफिज़िकल वर्ल्ड जो हमारे अराउंड है और हमें सर्विसेज प्रोवाइड करती है, हम उसे इन्वायरमेंट कहते हैं। लेकिन असल में सिर्फ बायोफिज़िकल नहीं, बल्कि उसके साथ सोशल, इकोनॉमिक, कल्चरल डायमेंशंस भी इसके अंदर इंक्लूडेड हैं। ये सारी चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड होती हैं और इन्वायरमेंट वक्त के हिसाब से अपने आप को चेंज भी करता रहता है। जब कोई भी डेवलपमेंट करना होती है तो इन्वायरमेंट को चेंज किया जाता है। वो चेंज ह्यूमन को फेस भी करना पड़ता है। बाज़ दफ़ा वही चेंज अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल होता है। इन सारी चीज़ों को अगर कंसिडर करें तो हम इन्वायरमेंट को कैरेक्टराइज कर सकते हैं कि ये एक मल्टी डिसिप्लिनरी, मल्टी डायमेंशनल, अनसर्टेन, अनप्रिडिक्टेबल, इंटरकनेक्टेड और एक डायनामिक नेचर रखता है। तो अगर इन्वायरमेंट मल्टी डायमेंशनल है, चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड हैं, अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें भी इसके अंदर पाई जाती हैं और ये डायनामिक नेचर रखता है, तो उसकी मैनेजमेंट किस तरह से होनी चाहिए? ऑब्वियस है कि उसकी मैनेजमेंट भी उसी मुताबिक होनी चाहिए। अगर इन्वायरमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी नेचर रखता है तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्विंग भी वैसे ही होनी चाहिए। अगर चीज़ें आपस में इंटरलिंक्ड हैं, इंटरकनेक्टेड हैं, तो उनके दरमियान बैलेंस भी कंसिडर करना चाहिए। जैसे इन्वायरमेंट और डेवलपमेंट के दरमियान, सोशल, इकनॉमिक और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट्स के दरमियान, प्रोडक्शन और कंजप्शन के दरमियान, लोकल और ग्लोबल के दरमियान, पॉपुलेशन और रिसोर्सेज के दरमियान। अगर अनसर्टेन और अनप्रिडिक्टेबल चीज़ें पैदा हो सकती हैं किसी चेंज की वजह से, तो उनको सेम मेथडोलॉजी के तहत ना मेजर किया जा सकता है, ना ही कंट्रोल किया जा सकता है। एक चीज़ को मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, मुख्तलिफ़ मेथड्स के ज़रिए मैनेज किया जा सकता है। इन शॉर्ट, इन्वायरमेंटल की मैनेजमेंट एक होलिस्टिक अप्रोच के ज़रिए होनी चाहिए, जिसमें सारा कुछ ओपन हो, सीक्रेट इसमें कोई भी चीज़ ना हो। बदले में हम किस तरह से इन्वायरमेंट को मैनेज कर रहे हैं? हमने इन्वायरमेंट की मल्टी डायमेंशनल नेचर को चेंज कर दिया टेरिटोरियलिटी के अंदर। हम सिर्फ चीज़ों को सिंबॉलिकली उनको मैनेज करने की कोशिश करते हैं या शो करवाते हैं, हकीकत में नहीं हो रही होती, जिसको हम टोकनिज़म कहते हैं। किसी भी स्ट्रेटजी के अंदर इन्वायरमेंट को इंक्लूड नहीं किया गया होता। सारी चीज़ों के हमारे पास सिंपल सिंपल सॉल्यूशंस होते हैं। जैसा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंदर हम इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट और इन्वायरमेंट को एक साथ लेके चलते हैं, उन तीनों चीज़ों को एट अ टाइम कंसिडर किया जाता है। लेकिन हमारे ज़्यादातर जो एक्शंस हैं वो अनसस्टेनेबल हैं, जिनकी वजह से ओवर पॉपुलेशन के इश्यूज़ पैदा हो रहे हैं, इकोसिस्टम डिक्लाइन कर रहा है और सॉइल डिग्रेडेशन हो रही है, रीन्यूएबल रिसोर्स कम हो रहे हैं और मुख्तलिफ़ किस्म के जो प्रॉब्लम्स हैं वो पैदा हो रही हैं। तो ज़रूरी है कि हम इन इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की रूट कॉजेज़ का पता करें। इनमें सबसे पहले हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी और पॉलिसी की। क्योंकि हमारे पास कोई सही पॉलिसी अवेलेबल नहीं है इन्वायरमेंट की, जिसमें सही तरह से इन्वायरमेंट को कंसिडर किया गया हो, तो इसी वजह से हम कोई भी नई आने वाली टेक्नोलॉजी को चेक नहीं कर सकते। एफ्लुएंस और एटीट्यूड में अगर हम किसी इंडस्ट्रियलिस्ट की एग्जांपल दें, तो वो रूल एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने की बजाय अपने रेफरेंसेस वगैरह यूज़ करता है, अपने रिसोर्सेज यूज़ करता है, जो एक इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स की रूट कॉज हो सकती है। और कुछ लोगों का ऐसा एटीट्यूड बना हुआ होता है कि उन्होंने रूल और जो लॉ बना हुआ है उसको फॉलो ही नहीं करना, बदले में वो ये कहते हैं कि हमारे ऐसा करने से क्या होगा। लास्ट बट नॉट लीस्ट इज़ पॉवर्टी। पुअर पर्सन सबसे ज़्यादा वल्नरेबल होता है किसी भी नेचुरल हैज़र्ड का या कोई भी मैन मेड पोल्यूशन या कॉन्फ्लिक्ट्स का, क्योंकि उसने अपने आप को किसी रिसोर्स के गिर्द सेटल डाउन किया होता है और उस पर बहुत डायरेक्टली डिपेंड कर रहा होता है। और ज़्यादातर डिसीजन मेकिंग के अंदर हम उन लोगों को शामिल नहीं करते। अगर हम पुअर पीपल को शामिल करें तो हम इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट को इम्प्रूव कर सकते हैं, जो सपोर्ट करेगी लाइवलीहुड को और उनकी वल्नरेबिलिटी को रिड्यूस करेगी। किसी डेवलपिंग कंट्री और डेवलप्ड कंट्री के इन्वायरमेंटल असेसमेंट और इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में क्या डिफरेंस होता है? कोई भी डेवलप्ड कंट्री है, उसके पास टेक्नोलॉजी और उसके पास स्टैंडर्ड्स जो हैं इन्वायरमेंट को मैनेज करने के, वो बहुत बेहतर होते हैं। और अगर हम उनके साथ कंपेयर करें डेवलपिंग कंट्री को, तो उनके पास टेक्नोलॉजी और स्टैंडर्ड्स बहुत कम या बहुत लो क्वालिटी के होते हैं। तो अगर कोई डेवलपिंग कंट्री उन स्टैंडर्ड्स को या उन टेक्नोलॉजीज़ को अपनी कंट्री में लाना चाहती है, तो उनके लिए रिसोर्सेज चाहिए होते हैं जो उनके पास नहीं होते। किसी भी डेवलपिंग कंट्री को जब कोई डेवलप्ड कंट्री असिस्टेंस प्रोवाइड करती है, तो वो अब जहन के अंदर मिलीनियम डेवलपमेंट गोल को लाजमी तौर पे कंसिडर करती है। उसके साथ साथ वो कोशिश करती है कि उनकी पॉलिसी को किसी तरीके से बेहतर बनाया जा सके। उसका यही फ़ायदा होगा कि ना सिर्फ उनके दरमियान प्लानिंग जो है वो लॉन्ग टर्म हो जाएगी, बल्कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट कम हो जाएगी, गवर्नमेंट सिस्टम मोर इफ़ेक्टिव हो जाएगा और गवर्नमेंट मोर अकाउंटेबल होगी।
ये ज़रूरी है कि जब किसी डेवलपिंग कंट्री की प्रायोरिटीज़ को फाइनलाइज़ किया जा रहा हो तो उसके अंदर सिविल सोसाइटी, प्राइवेट सेक्टर, बायलैटरल डेवलपमेंट एजेंसीज़, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस ये सारे इन्वॉल्व हों। इनके बाद जब प्रायोरिटीज़ को फाइनलाइज़ किया जाएगा तो उनकी बेस पे नेशनल स्ट्रेटजीज़ बनती हैं। इन्हीं नेशनल स्ट्रेटजीज़ की आगे पॉलिसी, प्रोग्राम्स, प्लान और प्रोजेक्ट वगैरह बनते हैं। सक्सेसफुल असिस्टेंस के लिए अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा रिक्वायर्ड होती है तो वो गुड गवर्नेंस है। गुड गवर्नेंस किसी कंट्री के अंदर अगर होगी तो उसके सारे इंस्टीट्यूट को स्ट्रेंथ मिलेगी, ख़ास तौर पे उसके एडमिनिस्ट्रेटिव और जुडिशल सिस्टम को। फाइनेंशियल और बजट मैनेजमेंट को मज़ीद इम्प्रूव किया जा सकेगा। उस कंट्री के अंदर जितने भी स्टेक होल्डर हैं उनकी पार्टिसिपेशन होगी, हर बंदा उनमें अकाउंटेबल होगा। इन सारी चीज़ों के अंदर ह्यूमन राइट्स को प्रोटेक्ट किया जाएगा और इस तरह से कंट्री के अंदर रूल ऑफ लॉ होगा। तो अगर हम सी की डेफिनेशन को समझने की कोशिश करें तो स्ट्रेटेजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट एक ऐसी फैमिली है एनालिटिकल और पार्टिसिपेटरी अप्रोच की जिसका मकसद इंटीग्रेट करवाना है इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन को पॉलिसीज़, प्लान और प्रोग्राम्स के अंदर। इन्वायरमेंटल कंसिड्रेशन का लिंकेज जो इकनॉमिक और सोशल कंसिड्रेशन के साथ है इसको इवेल्यूएट करना। यानी कि सी एक ऐसा डेवलपमेंट प्लानिंग टूल है जिसका मकसद सस्टेनेबिलिटी के जो एस्पेक्ट्स हैं इन्वामेंटल, सोशल और इकनॉमिक उनको सिस्टमेटिकली कंसिडर करवाना है पॉलिसी और प्लान्स के अंदर। यानी सी के अंदर हम प्रमोट करते हैं सोशल, इकनॉमिक और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी को। सी ना सिर्फ एक सिस्टमेटिक ट्रांसपेरेंट प्रोसेस है बल्कि डिसीजन मेकिंग का एक इंस्ट्रूमेंट भी है। जो इन्वामेंटल इफ़ेक्ट किसी स्ट्रेटजिक प्रपोजल की वजह से हो सकते हैं उनको भी एड्रेस करता है और अल्टरनेटिव्स के अंदर जो बेस्ट ऑप्शन है उनको भी कंसिडर करता है। सी अप्लाई करता है EIA के एम्स और प्रिंसिपल को और अपनी नेचर के अंदर फ्लेक्सिबल और डाइवर्सिफाइड होता है। स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट के अंदर जो स्ट्रेटजिक कंपोनेंट है ये रेफ़र करता है उन सेट ऑफ ऑब्जेक्टिव्स, प्रिंसिपल और पॉलिसीज़ को जो शेप करती हैं विजन, डेवलपमेंट इंटेंशंस को, जिनको इनकॉर्पोरेट किया हुआ होता है पॉलिसी, प्लान और प्रोग्राम्स के अंदर। सी कॉन्सेप्ट्स और गोल्स के साथ डील करती है, इसका किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी के साथ डायरेक्ट लिंक नहीं होता। सी उन इन्वायरमेंटल डैमेजेस को, अनएक्सेप्टेबल जो होते हैं उनको प्रिवेंट करने की कोशिश करता है। अब हम बात करते हैं पॉलिसी, प्लान और प्रोग्राम्स की। वो एक्शन जो कोई गवर्नमेंट इम्प्लीमेंट करवाती है या जिसने इम्प्लीमेंट करवाने होते हैं उनको हम पॉलिसी कहते हैं। वो स्ट्रेटजी या वो डिज़ाइन जिसके ज़रिए उन एक्शंस को इम्प्लीमेंट करवाया जा सकता है उनको हम प्लान्स कहते हैं। और वो स्केजुअल, वो एक्टिविटीज़ जो इलेबोरेट और इम्प्लीमेंट करवाती हैं किसी पॉलिसी को उनको हम प्रोग्राम्स कहते हैं। अगर हम सी के पर्पज़ की बात करें तो वो दो होते हैं। नंबर 1 तो ये है कि प्रमोट करना इन्वामेंटली और सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, जो किस तरह से की जा सकती है कि हम सोर्स के ऊपर जो एडवर्स इम्पैक्ट्स हैं उनको वहीं पे कम कर दें। उसके बाद जो बेस्ट इन्वामेंटल ऑप्शंस हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाए और उनको प्रैक्टिस के अंदर लाया जाए और पॉलिसीज़ और प्लान्स जो बनाए जा रहे हैं वो इन्वामेंटली और सोशली सस्टेनेबल डेवलपमेंट के गोल और सेफगार्ड के साथ मिल के बनाए जाएँ। स्ट्रेटजिक इन्वायरमेंटल असेसमेंट का दूसरा पर्पस इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट को स्ट्रेंथ देना होता है, क्योंकि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या एक्टिविटी के लिए होता है। उस जैसी बाकी एक्टिविटीज़ या प्रोजेक्ट्स इनका कम्युनिटी इफ़ेक्ट क्या हो सकता है ये भी हमें सी बताता है और बहुत सारे सिग्निफिकेंट इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट्स हैं वो हमें पहले से पता चल जाते हैं ताकि हम उनको टाइमली रिड्यूस कर सकें। सी को पॉलिसी लेवल पे लाने से इन्वामेंटल और सोशल जो कंसर्न है इनकी जांच पड़ताल का लेवल मज़ीद इंक्रीज़ हो जाता है और हमें गाइडलाइन मिलती है जिसके ज़रिए हम अपने डेवलपमेंट को सस्टेनेबल डेवलपमेंट बना सकते हैं। इन्वामेंट की मेन स्ट्रीमिंग और इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस को फॉलो करना, अपने पॉलिसी मेकिंग के अंदर सस्टेनेबिलिटी प्रिंसिपल को ऐड करना, सारे डेवलपमेंट प्रपोजल के अंदर सस्टेनेबिलिटी को अश्योर करना सी का पॉलिसी और इंस्टीट्यूशनल बेनिफिट हो सकता है। सी की मेन 3 फॉर्म्स हो सकती हैं, या तो सी हाईएस्ट लेवल जो पॉलिसी का है वहाँ पे आएगी, या फिर सेक्टर या रीजनल बेस्ड जो प्लान या प्रोग्राम्स होते हैं उनके अंदर आएगी। सी का फोकस एग्जिस्टिंग प्लान्स या वो प्लान जिनको रिवाइज़ करना होता है या वो प्लान जो नए बनाए गए होते हैं उनके अंदर सोशियो इकनॉमिक परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करना होता है।